नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का आर्टिकल जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं वह है जियो पॉलिटिक्स विदाउट जियो इकोनॉमिक्स अ फूल्स एरेंड। दोस्तों, एरेंड का मतलब होता है एक छोटी सी यात्रा और फूल्स एरेंड मतलब हो गया मूर्ख की यात्रा। अब फूल्स एरेंड इसका कुल मिलाकर मतलब निकालता है कोई ऐसा काम जिसका कोई वास्तविक परिणाम ना निकलने वाला हो। दोस्तों, आज का ये जो हमारा एडिटोरियल है इसमें दो बड़े सेगमेंट हैं। एक हाउ इंडिया हैज़ बिकम इम्पोर्टेंट इन इंडो पैसिफिक और दूसरा हाउ इंडिया इज़ हर्टिंग बाय नॉट ज्वाइनिंग मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट इन इंडो पैसिफिक। दोस्तों, ये जो पूरा आर्टिकल है ये जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स इन दो चीज़ों पर केंद्रित है। जियो पॉलिटिक्स मतलब वैश्विक राजनीति और जियो इकोनॉमिक्स मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था। लेखक का कुल मिलाकर इसमें यह कहना है कि इन दोनों को साथ साथ चलना चाहिए। अगर जियो पॉलिटिक्स अकेले चलेगी, साथ में जियो इकोनॉमिक्स को लेकर नहीं चलेगी, तो जियो पॉलिटिक्स के सफल होने की संभावना बहुत कम है। और इसमें लेखक ने विशेष रूप से इंडो पैसिफिक में भारत की जो विदेश नीति है उसका आलोचनात्मक विवेचन किया है। और ये बात एक सीमा तक सही भी है कि जब तक अर्थ साथ में ना हो तब तक समस्या होती है। कहा गया है, रहीमन जग में दो बड़े, दामोदर और दाम, दामोदर बैठे रहें, दाम करें सब काम। तो अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण तो है ही। इंडो पैसिफिक एक बहुत एक्टिव जियोपॉलिटिकल रीजन है और इस जियोपॉलिटिकल रीजन में भारत ने अच्छी सफलता पाई है राजनीतिक रूप से खुद को स्थापित करने में। वो सबसे महत्वपूर्ण सदस्य बन गया है क्वाड के सदस्य के रूप में और आसियान के सहयोगी के रूप में। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने क्वाड के मिलिटराइजेशन को भी रोक रखा है, क्योंकि क्वाड अगर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है तो उसके परिणाम बहुत जटिल होंगे। और तीसरी बात, ये जो हम बार बार बैलेंस ऑफ पावर का नैरेटिव अमेरिका की तरफ से उठता है, इसको लेकर आसियान असहज हो सकता था, लेकिन हमने आसियान के साथ लगातार मधुर संबंध बनाते हुए यह सुनिश्चित किया है कि आसियान इस मामले में असहज ना हो जाए। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, इस लेख का मुख्य मुद्दा ही है कि जियो इकोनॉमिक्स जो है वो जियो पॉलिटिक्स की फाउंडेशन होती है, आधारशिला होती है। लेकिन इसमें समस्या ये हुई कि जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है उसमें दो तीन बड़े महत्वपूर्ण आर्थिक समझौतों की चर्चा चल रही है। उनमें से एक है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, IPEF। IPEF के बारे में बहुत समय से चर्चा चल रही थी और इंडो पैसिफिक में जो चार मुख्य चीज़ें थी, सप्लाई चेन, टैक्स एंड एंटी करप्शन और क्लीन एनर्जी और ट्रेड। तो इसमें से सप्लाई चेन, टैक्स, एंटी करप्शन और क्लीन एनर्जी पर भारत सहयोग करने के लिए सहमत है। लेकिन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में भारत अपनी सहमति नहीं दे रहा है, जिससे भारत का उस क्षेत्र के साथ आर्थिक एकीकरण बाधित हो रहा है। और इस क्षेत्र का एक और जो प्रमुख व्यापार समझौता है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इससे भी भारत 2 साल पहले बाहर निकल आया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत व्यापारिक समझौते कर नहीं रहा है। भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के लिए अच्छी मेहनत कर रहा है और उसमें सफलता भी मिल रही है। यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ FTA भारत ने किया है और ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के साथ अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट किया है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि भारत बायलैटरल एग्रीमेंट्स के संबंध में ज़्यादा उत्सुक है और मल्टीलेटरल समझौते जो हैं उनके प्रति उतना उत्सुक नहीं है। और इसका एक कारण ये भी है कि बायलैटरल एग्रीमेंट्स में हमारी जो भावताओं की क्षमता है वो देश विशेष पर निर्भर करती है, जबकि मल्टीलेटरल समझौतों में चीज़ें जटिल हो जाती हैं और कई चीज़ें हमारी इच्छा के विरुद्ध भी हो जाती हैं। इसके बाद इस लेख का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, जिसमें लेखक ने ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि नई दिल्ली का जो डिसीज़न है रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट से बाहर रहने का, वो क्यों गलत है। लेखक ने पहला कारण दिया है, इट विल बूस्ट चाइनाज जियो इकोनॉमिक हेजेमनी इन एशिया। तो लेखक का ये मानना है कि जो चीन है वो वैसे ही आर्थिक रूप से इतना सशक्त है और अगर भारत इन मल्टीलेटरल समझौतों में शामिल नहीं होता है और चीन इन सब देशों के साथ मल्टीलेटरल समझौते करने में कामयाब हो जाता है, तो चीन की जो हेजेमनी है, चीन का वर्चस्व है, वो एशिया में आर्थिक रूप से
और बढ़ जाएगा। दूसरा कारण लेखक ने दिया है, इट वुड बी हार्ड टू इंटीग्रेट इटसेल्फ इनटू द रीजनल एंड ग्लोबल सप्लाई चेन्स विदाउट बीइंग पार्ट ऑफ इम्पोर्टेंट रीजनल मल्टीलेटरल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। अगर हम रीजनल और ग्लोबल ट्रेडिंग एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं बनते हैं, मल्टीलेटरल ट्रेडिंग एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं बनते हैं, तो जो सप्लाई चेन है उससे हमारे बाहर होने का खतरा हो जाता है, क्योंकि मल्टीलेटरल एग्रीमेंट में हम 2, 3, 4, 10, 20 एग्रीमेंट से काम चला सकते हैं, लेकिन अगर हम द्विपक्षीय संबंधों पर जाएंगे सब देशों के साथ तो हमारा काम बहुत बढ़ जाएगा, हमें अलग अलग देशों से अलग अलग नेगोशिएशंस करनी पड़ेंगी। तीसरा प्रमुख जो कारण उन्होंने दिया है, डीपर चैलेंजेस प्लंजिंग द इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस एनवायरमेंट इन इंडिया, सो कॉल्ड यूएस decoupling from China benefiting more countries like Vietnam than India. Joining some of these multilateral trading agreements will force us to improve our business environment. दोस्तों ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। अभी अमेरिका ने चीन के साथ अपने व्यापारिक डिकपलिंग शुरू की है। इसका अर्थ है कि उन्होंने चीन के प्रति अपनी जो निर्भरता है उसे कम करने का प्रयास शुरू किया है। अमेरिका की जो ज़्यादातर बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग हब चीन में बना रखे हैं, और चीन के साथ जैसे ही संबंधों में तनातनी होती है तो चीन जो यूएस का एस्टेब्लिशमेंट है चाइना में पूरा निर्माण का, उसका उपयोग अमेरिका को ब्लैकमेल करने के लिए करता है। तो इसलिए यूएस ने कोशिश शुरू की कि अमेरिकी कंपनियां धीरे धीरे करके चीन से बाहर निकलें। ऐसे में भारत को एक स्वाभाविक विकल्प होना चाहिए था, लेकिन भारत का बिजनेस एनवायरनमेंट अमेरिकी कंपनियों को उतना माकूल नहीं लगता कि वो सीधे भारत में चली आएँ, इसलिए वो वियतनाम, दक्षिण कोरिया जैसे देशों की तरफ रुख कर रही हैं। मल्टीलेटरल ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स का हिस्सा होने का एक फ़ायदा ये होगा कि उसकी जो कंडीशंस होती हैं वो ऐसी होती हैं कि उस कंडीशंस के पालन में हमें अपना बिजनेस एनवायरनमेंट इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, और अगर हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, व्यापारिक माहौल अच्छा होगा तो विदेशी कंपनियाँ धीरे धीरे भारत में आएंगी और यूएस जो चीन के साथ डिकपलिंग कर रहा है उसका फ़ायदा भारत उठा पाएगा। चौथा बिंदु इन्होंने जो दिया है, वी नीड टू क्रिएट इकोनॉमिक स्टेक्स इन अदर कंट्रीज विदाउट इकोनॉमिक स्टेट एक्ट ईस्ट पॉलिसी विल ऑल्सो बिकम लाइक लुक ईस्ट पॉलिसी। दोस्तों ये आप लोगों के उत्तर में लिखने लायक बिंदु है, पहला भी और ये वाला भी। किन्हीं भी दो देशों में संबंध तभी प्रगाढ़ होते हैं जब उनके एक दूसरे से आर्थिक हित जुड़ जाते हैं। जैसे आज की दशा में चीन और भारत के बीच सीमा पर कितनी ही तनातनी हो जाए, लेकिन युद्ध की संभावना नहीं बनती। वो इसलिए नहीं बनती क्योंकि दोनों देशों के एक दूसरे में आर्थिक हित बहुत गहरे हैं। अमेरिका और चीन कितनी ही तनातनी हो जाए, लेकिन युद्ध की संभावना नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि इन दोनों के आर्थिक हित एक दूसरे से इतने ज़्यादा जुड़े हैं कि अगर युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हुई तो उससे दोनों ही देश तबाह हो जाएंगे। तो यहाँ लेखक कहना चाह रहा है कि हमको अपने इकोनॉमिक स्टेक्स दूसरी कंट्रीज़ में क्रिएट करने पड़ेंगे और दूसरी कंट्रीज़ के इकोनॉमिक स्टेक्स हमारे देश में होने चाहिए, ताकि हमारे पास द्विपक्षीय संबंधों को मधुर बनाने की प्रेरणा उपलब्ध रहे। दोस्तों पहले एक लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करती थी, उसकी कमज़ोरी ही ये थी कि उसमें हम लोगों ने एशिया के पूर्वी देशों के साथ संबंध सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन आर्थिक आयामों पर उतना ध्यान नहीं दिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी शुरू की है कुछ साल पहले, लेकिन उस एक्ट ईस्ट का महत्व तभी है जब हम लोग एक दूसरे के देश में आर्थिक हित क्रिएट कर पाएँ। एक दूसरे के देश में आर्थिक हित क्रिएट करना ही हमारे द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूत बनाएगा। और पांचवा बिंदु जो इन्होंने दिया है, द मोर इंडिया इज इकोनॉमिकली आइसोलेटेड इन द रीजन द मोर चाइना वुड बी एबल टू वेपनाइज ट्रेड अगेंस्ट इंडिया ड्यूरिंग टाइम ऑफ मेजर बायलैटरल स्टैंड ऑफ। जब कोई दो देश बहुत ज़्यादा घनिष्ठ रूप से आर्थिक तौर पर जोड़ते हैं तो इसके फ़ायदे तो हैं ही, लेकिन कुछ घाटे भी हैं कि अगर द्विपक्षीय संबंधों में कभी कड़वाहट आती है तो एक देश अपनी आर्थिक शक्ति को अस्त्र के रूप में प्रयोग करने की कोशिश कर सकता है। और अगर भारत आइसोलेटेड हो जाता है रीजन में, बाकी देशों के साथ आर्थिक स्टेक उतने गंभीर नहीं रहते, तो चीन अपनी जो आर्थिक शक्ति है और उसका जो भारत में आर्थिक स्टेक है उसको एक अस्त्र की तरह प्रयोग कर सकता है।
और दोस्तों अंतिम रूप से लेखक कहना चाह रहा है कि मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स में जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें विश्व व्यापार का एक बड़ा हिस्सा बनना है। ये जो शताब्दी है ये एशिया की सेंचुरी होने वाली है। पूरा विश्व कह रहा है कि ये शताब्दी एशिया की सेंचुरी होगी। लेकिन अगर आज की बात करें तो जो चीन है उसका ग्लोबल ट्रेड में शेयर 15% है, जबकि भारत का केवल 2% है। तो अगर हमें एशिया की सेंचुरी को भारत की सेंचुरी बनाना है, भारत की शताब्दी बनाना है, तो हमें अपने व्यापार पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। और वो मैं फिर वही कहूँगा, रहीमन जग में 2 बड़े, दामोदर और दाम। दामोदर बैठे रहें, दाम करें सब काम। मतलब भगवान कृष्ण और पैसा। दुनिया में 2 ही बड़े हैं, लेकिन दामोदर उपास्य हैं, कृष्ण उपास्य हैं। वास्तविक जगत में काम पैसा करता है, व्यापार करता है। इसलिए हमारे देश को आर्थिक उत्थान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसके जो 5 बिंदु हैं जो लेखक ने दिए हैं उनको विशेष रूप से ध्यान रखें, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आप हमसे जुड़े रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हो कि किसी विषय विशेष पर चर्चा की जाए तो उस टॉपिक का उल्लेख आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।